नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका और हांगकांग के बीच होने वाले 8वें मैच के बारे में, जिसको हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। कौन कौन से प्लेयर जरूरी हैं, किन को टीम में रखना है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों, रही बात कल के मैच की, तो कल का मैच हमने कवर नहीं किया था। कारण आपको ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे बता ही चुका था, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे जो ये मैच सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से कराया गया था। कारण मैंने आपको रील में भी बताया है अपनी, जाकर एक बार देखिएगा, फिर अपना व्यू ज़रूर रखिएगा मेरे साथ में, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके जहन में क्या है। हालांकि दोस्तों, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है कि चलो ठीक है, जो भी ये सब कुछ हुआ, आपका कहना ये हो सकता है कि मैच में क्या समस्या है, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर जो उस दिन हुआ था पहलगाम में, उसमें अगर कोई आपका करीबी होता, तो क्या तब भी आपका यही एक सवाल होता कि क्या दिक्कत है मैच में। बस इतनी सी बात है। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर अगर लेकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असलियत क्या है और क्या संभव था। चलिए ठीक है, समझते हैं। इस मैच के बारे में बात करेंगे, श्रीलंका और हांगकांग के बारे में। जमाने भर के मैच एक तरफ, इन दोनों का मैच नहीं होना था, इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर हम वेन्यू के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज है दिन में दो मैचेस। एक मैच खेला जाएगा अबू धाबी में, एक मैच खेला जाएगा दुबई में। और एक मैच का वीडियो तो मैं आपको दे ही रहा हूं, जिसमें सारी डिटेल, सारे अपडेट्स आपको दे दूंगा। लेकिन जो दूसरा मैच है उसके अपडेट डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो, मिस कर रहे हो, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो जाकर आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको ये मिल जाने वाला है, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है। पहला लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो, फ्री है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि फ्री है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं मैदान के बारे में। मैच होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। इस मैदान के ऊपर टोटल 96 मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 47 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 48 मैचेस को विन किया है। अब इससे तो खैर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि पहले बैटिंग कौन कर रहा है या पहले गेंदबाजी कौन कर रहा है, क्योंकि मैच श्रीलंका को ही जीतना है। लेकिन अब मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस के साथ में ये बताऊं कि क्या संभव है, तो लास्ट मैच में जो श्रीलंका के बॉलर्स ने गेंदबाजी की है ना, वो बड़ी कमाल थी, बहुत कमाल थी। मतलब लाइन लेंथ को मेंटेन रखना, सबसे अच्छी गेंदबाजी जो दुष्मंता चमीरा और नुवान थुशारा ने की थी नई गेंद के साथ में, वो कमाल थी। और अगर ऐसी ही गेंदबाजी हुई तो मुझे नहीं लगता है कि 12-13 ओवर से ज़्यादा हांगकांग ही है ना, हाँ, हांगकांग खेल पाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले इस मैदान पर हुए मैचेस की चर्चा करें तो पाकिस्तान ने 160 बनाया था, जो ओमान ने 67 पर ऑल आउट कर दिया था। ठीक है, जिसमें मोहम्मद हैरिस ने 66 बनाए थे, अहमद मिर्जा का 27 था। एक विकेट पावर प्ले में यहाँ आया था और 2 विकेट पावर प्ले में हमने यहाँ पर देखे थे। और रन कितने बने? 47 और 40। अगर ओमान जैसी टीम भी पाकिस्तान के सामने 40 रन बना पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ठीक ठाक बैटिंग विकेट तो है। इंडिया और यूएई का मैच हुआ था यहाँ पे, जिसमें यूएई ने 57 बनाया था। 40 रन पर पावर प्ले में इन्होंने भी बना लिए थे और 60 रन यहाँ पे भी आ गए थे। मतलब ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि 40 रन तो कम से कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हांगकांग के प्लेयर थोड़ा सा अच्छा खेल जाएंगे तो लगभग 40 तक तो गाड़ी जा सकती है। ठीक है, पहली चीज़ है। अब इस मैदान पर ना स्पिनर्स ने बड़ा कमाल किया है। 9 विकेट तो स्पिनर ने यहाँ निकाले। ठीक है, 6 विकेट स्पिनर को यहाँ मिल गए थे। यहाँ पर 8 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे और यहाँ पर ना 5 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। मतलब एक चीज़ आपको समझ में ये आ रही होगी कि नई गेंद के साथ में फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी मदद नहीं है जितनी मदद मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के लिए है। क्योंकि अगर स्पिनर, चूंकि हर टीम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्पिनर देखने मिलते हैं, अभी वर्तमान में ज़रूर 3-3 स्पिनर खेल रहे हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल बात करोगे तो 2 स्पिनर देखने मिलते हैं। अब जब 2 स्पिनर के बाद भी अगर 6-6 विकेट आते हैं, 5-5 विकेट आ रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विकेट तो स्पिनर्स को मदद कर रहा है। तो ऐसे में ना वानेंदु हसरंगा आपके लिए ज़बरदस्त चॉइस बन जाते हैं कैप्टनसी के लिए। ठीक है, कमाल की चॉइस बन जाएंगे। अब रही बात पावर प्ले की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चाहे छोटी टीम है उसने भी 37 रन 40 रन बनाए हैं पावर प्ले के अंदर। तो कम से कम आप ये मान के चलिएगा कि 38-39 तो हांगकांग बना देना चाहिए। 37 से लेकर 38 तक तो हांगकांग को बना देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों गेंदबाज यहाँ से ना श्रीलंका के।
तो इसलिए मैं 37-38 बोल रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा नीचे भी आने का विचार है वैसे मेरा। और दूसरी तरफ अगर श्रीलंका बैटिंग करती है तो 50 प्लस आपको बहुत आराम से देखने मिल जाएगा, जैसा कि आप समझ भी सकते हैं। अब स्कोर करने वाला प्लेयर यहाँ पे हैरिस है, जो कि ओपन कर रहे थे, नंबर 3 बैटिंग कर रहे थे। यहाँ पे तानिश सूरी कर रहे थे ओपन, यहाँ जॉर्जी मुंशी ओपन कर रहे थे, यहाँ अलीशान सराफू ओपन कर रहे थे। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, नई गेंद के साथ तो उतनी मदद नहीं है, जब मिडिल ओवर आए हैं तब विकेट आए हैं ज्यादा, तो बीच के ओवर में रन बनाना मुश्किल हुआ है, इसीलिए जो भी रन आए हैं वो टॉप ऑर्डर से आए हैं। इसीलिए टॉप ऑर्डर ही आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए प्राइम चॉइस है। ठीक है, अब सेकंड इनिंग में आओगे तो नंबर तीन यहां पे जरूर 10वें नंबर का प्लेयर था, और यहां पे ओपनर ने स्कोर किया। बिल्कुल वैसी की वैसी सिचुएशन आपको सेकंड इनिंग में भी देखने मिल गई है। तो ये बात आप जरा ध्यान से और गौर से सुन लीजिएगा कि सेकंड इनिंग और पहली इनिंग दोनों में टॉप ऑर्डर आपके लिए जरूरी पिक है। मतलब अगर आप कहीं हांगकांग के बल्लेबाजों को रखने का विचार बना रहे हो तो ऊपर के 3 प्लेयर में से एक पटक लेना, वही आपके लिए काफी होगा। ठीक है, इन दोनों टीमों ने पहले कभी कोई मैच नहीं खेला है, इसीलिए इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। अब हम सीधा बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को ना वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना, और साथ में ना वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि फैंटेसी दोबारा से जब आएगी, लेकिन आप लोगों के लिए जो लगातार वीडियोस मिल रही हैं उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे पैसे नहीं मिलते हैं, इससे बस प्यार मिलता है। समझ में आया? ठीक है, अब आप आ जाइए श्रीलंका की तरफ। निसांका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, कामिल मिश्रा, दशुन शनाका, चरिता असलांका, कमिंदु मेंडिस, हसरंगा तक इनके पास में बल्लेबाजी मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी कर पाएंगे ये 4 प्लेयर, ज्यादा से ज्यादा ये 4 प्लेयर बल्लेबाजी कर पाएंगे अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है। तो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ये जो कहानी है थोड़ा सा नीचे आकर दशुन शनाका या चरिता असलांका तक भी आ सकती है। अब नई गेंद के साथ में आपको मिलेंगे नुवान तुषारा, साथ में रहेंगे दुष्मंता चमीरा। ये दोनों मिलकर लगभग 4 ओवर तो कम से कम डाल ही जाएंगे। फिर 1 ओवर आपको मिल जाएगा दशुन शनाका का। ठीक है, 1 ओवर आपको मतीशा पतिराना का भी देखने मिल सकता है। अगर इन्होंने अच्छी गेंदबाजी कर दी तो यही इनमें से एक बंदा और तीसरा ओवर भी डाल जाएगा, जैसा कि लास्ट मैच में भी हुआ। अब डेथ में कौन आएगा? डेथ में नुवान तुषारा का 1 ओवर, 2 ओवर पतिराना के आएंगे, दुष्मंता चमीरा का 1 और वानिंदु असरंगा का आपको 1 ओवर देखने मिल जाएगा डेथ ओवर की गेंदबाजी में। अब यहां पर आए, श्रीलंका के पथुम निसांका ने इस मैदान के ऊपर 6 मैच खेलकर 145 बनाया, 250 बनाए इन्होंने, 250 बनाए हैं कुशल मेंडिस ने। अब दोस्तों मैं आपको कितना ही लॉजिक समझा दूं, आप लोग नहीं समझते हैं। अब आप खुद यहां पर देख लें कि यहां आपके सामने नंबर 5, नंबर 6 के प्लेयर तक का परफॉर्मेंस है, जिसमें से 50 सिर्फ और सिर्फ लगाए हैं ऊपर के 3 बल्लेबाजों ने। यहां जिसमें कुशल परेरा भी है, जिसमें कुशल मेंडिस है और जिसमें पथुम निसांका है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस मैदान के ऊपर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने स्कोर किया है। न्यू बॉल के साथ में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद नहीं मिली है, इस वजह से ऐसा हुआ है कि टॉप ऑर्डर ने अच्छा स्कोर किया है। आ गया बात समझ में? यही चीज मैं दोस्तों आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि हमें लॉजिक के साथ चलना है, तुक्के के साथ में थोड़ा सा कम। माना मैंने कि किस्मत भी जरूरी है टीम ग्रैंड लीग जीतने के लिए, लेकिन फिर भी कम से कम प्रयास तो सही दिशा में किया जाए। अगर कुछ तो भी करोगे तो वो गलत होगा। दशुन शनाका को 3 विकेट इस मैदान पर पहले मिल चुके हैं। वानिंदु हसरंगा चूंकि स्पिनर है, हमने बात की है कि स्पिनर इस मैदान पे बहुत अच्छा करते हैं। 6 पारियों में 11 विकेट, मतलब लगभग हर मैच में 2 विकेट। ठीक है, पतिराना को विकेट नहीं मिला, चमीरा को विकेट नहीं मिल पाया था। ठीक है, अब आते हैं पथुम निसांका की तरफ, जिन्होंने ऑलरेडी 50 का स्कोर किया है। 88% लोगों ने लगभग टीम में रखा, 32 का एवरेज है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड ठीक ठाक है, पहली इनिंग में 20 का, सेकेंड इनिंग में 40 का एवरेज है। दोस्तों यहाँ जो सामने टीम है उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। टॉप 3 के जो तीनों प्लेयर है उनको टीम में आपको रखना पड़ेगा, जिसमें पथुम निसांका भी शामिल है, जिसमें आपको मिश्रा भी है, जिसमें कुशल मेंडिस भी है। चूंकि लास्ट मैच में कुशल मेंडिस नहीं चले तो इस मैच के लिए मेरे वो प्राइम कैप्टन का काम कर जाएंगे। लेग स्पिन के सामने ये 4 बार पहले आउट हो चुके हैं, सामने वाली टीम पे कभी कोई लेग स्पिनर नहीं है। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं मेंडिस की शुरुआत अच्छी नहीं रही, पिछले मैच में जल्दी आउट हुए, 3 रन पे, 29 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हैं तो 4-50 कर चुके हैं। कैप्टन बनाने के लिए कुशल मेंडिस एक अच्छा नाम है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 10 बार आउट हुए हैं और ऑर्थोडॉक्स के सामने 7 बार। यहां पर यासिम मुर्तजा है जो कि ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। फिर आते हैं कामिल
कामिल बिशारा ने स्टार्ट उतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन बाद में कुछ बड़े शॉट्स लगाकर अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया, क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था 10 गेंदों में कुछ 3 या 4 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही पहला 6 आया उसके बाद इन्होंने लगातार कुछ बड़े शॉट्स लगाए थे। 38 का बैटिंग एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 50 कर चुके हैं। हाल फिलहाल में सामने ऐसी कोई बड़ी टीम है नहीं जिससे आपको डरना पड़े, बिचकना पड़े, तो इनको भी आप लेकर चल ही सकते हैं। अब आप आएंगे नंबर 4 पे, जहां आपको कुशल परेरा मिलते हैं। कुशल परेरा अगर आपको रखना है तो पहली इनिंग की बैटिंग में ही रखिएगा, सेकंड इनिंग की बैटिंग में मत रखिएगा। पहली इनिंग की बैटिंग में ही आपके लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग में इन तक बैटिंग आना संभव नहीं होगा। और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार पहले आउट हो चुके हैं। सामने वाली टीम पे कोई फास्ट बॉलर नहीं है, राइट आर्म मीडियम मिल जाते हैं, पर कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो 140 से ऊपर डालता हो, इसीलिए यहाँ कोई राइट आर्म फास्ट आपको नहीं मिलेगा। पहले बैटिंग करते हुए 250 100 है, और यहां तक आपको कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं आना। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए ऊपर के 3 प्लेयर आपके लिए काफी रहेंगे। अब आप आइए दशुन सनाका पे। दशुन सनाका जो कि लगभग 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे 4 ओवर पूरे कराए जा सकते हैं, क्योंकि इनसे प्रैक्टिस कराई जा रही है। आने वाले मैचेस के लिए ऑलराउंडर तैयार हो रहा है। 20 इनिंग में 13 विकेट है और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। बॉलिंग के लिए मैं इनको टीम में रखने वाला हूं। इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, तो ये मेरे नज़रों में आपको डिफरेंशियल पिक का काम करके दे सकता है। अगर एक विकेट भी निकालता है तो दूसरों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के तौर पे आप इनको ट्राई करिएगा। चरिता असलांका ने लास्ट मैच में बॉलिंग की थी, पर ऐसा नहीं है कि हर बार करेंगे। हाल फिलहाल की स्थिति में पहले बैटिंग करते हुए 350 का स्कोर है, यहाँ 1-0, यहाँ 50 नहीं है। सेकंड बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा है। वैसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ तक बैटिंग आए। अब आप सोच रहे हो कि 1 ओवर के लिए टीम में रख लूँ तो वो फायदेमंद नहीं है। हाँ, ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि रिस्क लेना बनता है। तो जीएल में चाहें तो 2 टीमों में रिस्क उठा लेना, बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए मत रखना ये रिस्क, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग के पर्पज से ट्राई करना। और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 5 बार पहले आउट हो चुके हैं। लेग स्पिन के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं। इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलता है कमिंदु मेंडिस का है। कमिंदु मेंडिस दोस्तों पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं की, क्योंकि असलांका ने कर ली, सनाका ने कर ली, फिर इनकी गेंदबाजी तो वैसे भी नहीं बन पा रही थी। तो हाल फिलहाल में ये टीम में नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए रिस्की डिफरेंशियल का काम कर जाएंगे। रिस्की और डिफरेंशियल से मेरा मतलब ये है, क्योंकि दोस्तों ये प्लेयर गेंदबाजी तो कर लेता है, पर लास्ट मैच में असलांका ने गेंदबाजी कर ली, इस वजह से बॉलिंग नहीं कराई गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी मैच में नहीं कराई जाएगी। तो एक रिस्क के तौर पे कि हाँ, अगर गेंदबाजी मिल जाए और 1 या 2 विकेट आ जाए तो फायदा होगा। चूंकि ज़्यादा टीम बनाने का हमारे पास में चांस नहीं है, हम मैक्सिमम 6 ही टीम्स लगा सकते हैं, इसलिए ये रिस्क उठाना एक तरह से बेवकूफ़ी ही है। लेकिन फिर भी एक टीम में ले ही लीजिएगा। राइट आर्म मीडियम और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, और बैटिंग के भरोसे मत रहना। इसके बाद वानिंदु असरंगा इस मैच के लिए वैसे भी प्राइम कैप्टन का काम करेंगे, क्योंकि एक तो मिडिल ओवर्स में विकेट आ रहा है, दूसरा विकेट स्पिनर्स को अच्छा मदद कर रहा है, इसीलिए कम से कम 3 विकेट तो इनको निकालना ही चाहिए, जैसा कि इस मैदान पे पिछले मैच में कुलदीप यादव ने किया था। ठीक है, इसके बाद है पथिराना। डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, 19 इनिंग 31 विकेट है। अगर डेथ ओवर तक कहानी गई तो वैसे 1 विकेट कम से कम आ जाएगा। पहले बॉलिंग करते हुए 15 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 16 विकेट इन्होंने निकाले हैं। अब अंतिम जो 2 नाम है दुष्मंता और तुषारा, इनकी तारीफ मैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में कर चुका हूं। इन दोनों ने लास्ट मैच में बहुत 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 अच्छी गेंदबाजी की थी। मतलब बांग्लादेश टीम के सामने अगर आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो तो फिर ये तो हांगकांग है। तो यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पावर प्ले में ये दोनों बॉलर कम से कम 3 विकेट आपको निकाल कर दे जाएंगे। अब ऐसे में चलो 3 नहीं तो 2 तो आएंगे। अब एक चीज आपको समझ में आ रही, तो 2 विकेट निकाल रहे हैं मतलब क्या है, 2 विकेट नॉट आप लेकर चल सकते हो। 6 ओवर के अंदर अंदर आराम से आने के चांसेस हैं, तो ये फायदा आपको मिल जाएगा। इन्होंने 31 विकेट निकाले हैं, इन्होंने 64 विकेट निकाले हैं, पर ध्यान रखिएगा पहले बॉलिंग करते हुए ज्यादा फायदा होगा। अब हांगकांग की चर्चा कर लेते हैं। हांगकांग में आपको ये तो करना नहीं है कि आपको 8-10 प्लेयर पे दिमाग लगाना है। आपको सिर्फ गिने चुने 3 या 4 प्लेयर हैं जिनको दिमाग पे रख के उन्हीं को रोटेट करके आपको अपनी टीम तैयार करनी है। सबसे पहले ओपन कर रहे हैं जीशान अली और अंशय रथ, इसके बाद बाबर हयात, निजाकत खान, यासिन मुर्तजा, एजाज, किंचित शाह, कलान चालू, अतीक इकबाल जो कि नई गेंद के साथ में और डेथ ओवर में आ रहे हैं और कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं।
जीशान अली ने इस मैदान पे 26 रन बनाए हैं, बाबर हयात ने भी 52 रन किए हैं, निजाकत ने 69 रन बनाए, 150 कर चुके हैं और अंशय रथ का 44 रन है। यासिम मुर्तजा 1 में 9, किंचित शाह 2 में 34 है। बॉलिंग की बात करेंगे तो एजाज को 2 विकेट मिले हैं, ईशान को 3 विकेट पहले भी इस मैदान पर मिल चुके हैं। अब आप सबसे पहले आइए जीशान अली पे, जिन्होंने लास्ट मैच में 30 रन बनाए थे और लगभग मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया। ठीक है, 26 का बैटिंग एवरेज है और 23 इनिंग में 3 ही बड़े स्कोर हैं। मेरी नज़रों में मैं अभी इनको टीम से थोड़ा सा बाहर रखूंगा। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने 5 बार पहले आउट हो चुके हैं। बाहर रखने के पीछे का जो लॉजिक है वो है सिर्फ और सिर्फ सामने वाली टीम की पावर प्ले की गेंदबाजी, जो कि बहुत कमाल रही थी लास्ट मैच के अंदर। और अगर उसको थोड़ा भी फॉलो कर लिया, थोड़ा भी कंटिन्यू कर लिया, तो ये मान के चलिएगा, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, कि कम से कम 3 विकेट तक आराम से आ सकते हैं। इसके बाद है अंशय रथ ने दोनों मैचेस में कुछ खास किया नहीं। 18 पारी में इनका लगभग 45 का एवरेज है और अगर टीम पहले बैटिंग करते हो इनसे उम्मीद मैं करूंगा। ये रिस्की रहेंगे, ग्रैंड लीग में रिस्की पिक है क्योंकि कोई इनको रख नहीं रहा है, पर ये अच्छा प्लेयर है स्ट्राइक रेट के मामले में, एवरेज के मामले में इस टीम का, तो इस पर नज़र रखी जा सकती है। फिर नंबर 3 पर आते हैं बाबर हयात। बाबर हयात ने 26 का स्कोर किया, 26 का एवरेज है, 250 है 18 इनिंग में। तो ये तो आप भूल जाओ कि आपको 50 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 रन का स्कोर मिल सकता है। तो बाबर हयात मेरी टीम में नहीं है। लेग स्पिन के और राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने ये 3 बार पहले भी आउट हो चुके हैं और कमिंदु मेंडिस इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। इसके बाद है निजाकत खान। निजाकत खान का बैटिंग एवरेज 17 है। जैसे तैसे गिरते पड़ते पिछले मैच में उन्होंने 40 रनों का स्कोर कर दिया था। हाल फिलहाल में निजाकत खान को रखने का ज़्यादा फायदा है नहीं, ध्यान रखिएगा। सेकंड बैटिंग में 150 है। इसके बाद है यासिम मुर्तजा। ये अच्छा प्लेयर है, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है। 41 में 51 विकेट, 16 का एवरेज, 150 किया है। ये प्लेयर आपकी टीम में रहने लायक है। राइट आर्म मीडियम के सामने 10 बार, लेग स्पिन के सामने ये 2 बार आउट हुआ है। फिर आते हैं एजाज खान। एजाज खान का बैटिंग एवरेज 17, 24 विकेट इन्होंने निकाले हैं, पहले बॉलिंग करते हुए 9 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 15 विकेट खाते में है। इसके बाद आते हैं किंचित शाह। किंचित शाह का लास्ट मैच में ना ही तो खाता खुला, लेकिन 3 बार 50 किया है 45 इनिंग में। लगभग 15 इनिंग के बाद एक 50 आता है। और रही बात बॉलिंग की, तो 28 इनिंग में 14 विकेट्स है। अब या तो आप किंचित शाह को टीम में रख लो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज ठीक ठाक है, या फिर मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा, आप उसकी तरफ चले जाना, क्योंकि वो बंदा गेंदबाजी तो बड़ी कमाल की कर रहा है लेकिन लोग उन पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं। इसके बाद कलान, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है, छोड़ दीजिए। फिर अगला जो नाम आपको मिलता है अतीक इकबाल। दोस्तों ये जो वो बंदा है जिसने दोनों मैचेस में इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है, लाइन लेंथ को मेंटेन किया है, विकेट निकाला है, और इसीलिए अतीक पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करें। इसके बाद ईशान खान 43 में 62 इनके पास है, पहले बॉलिंग करते हुए 24 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 38 विकेट है। और लास्ट में आयुष शुक्ला है, ये बंदा भी विकेट टेकर है, इसको भी टीम में रख लीजिएगा अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो। अब हम आते हैं टीम कॉम्बिनेशन में। तो वानिंदु हसरंगा, कुशल मेंडिस और नुवान तुषारा, ये 3 वो ऐसे नाम है जो आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ईजी काम करेंगे। और पथिराना तो खैर बहुत रिस्की हैं, तो इन पर मैं वैसे भी आपसे ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो एक में बना लीजिएगा। अब आप टीम कॉम्बिनेशन देखिए, मेंडिस, निसांका, मिशारा, दुष्यंतनाका, शाह, हसरंगा, मुर्तजा, पथिराना, शुक्ला, तुषारा और चमीरा को टीम में जगह दी है। अब क्या क्या संभव बदलाव है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक अंशय रथ को रखा जा सकता है, एक रखा जा सकता है अतीक इकबाल को, और ये जगह बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ किंचित शाह की जगह पे, ठीक है। और यहाँ से एक कुशल परेरा की जगह बन सकती है और ये जगह भी बनेगी किंचित शाह के स्थान पर ही। तो ये डिपेंड करेगा कि टॉस कौन जीत रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है और कौन बैटिंग कर रहा है। तो अगर आप लोग मेरे साथ में बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे बता ही दूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।